नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम लोग फिर से प्रोफेसर अभय दुबे साहब से बात करेंगे। जो घटनाक्रम चल रहे हैं पिछले हफ्ते में, उसमें जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग इस समय है वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी बातें पता है लोगों को, लेकिन मोटा मोटी जो बातें हैं कि अंबेडकर जी जब देश आजाद हुआ उस समय तक उनका कांग्रेस से वो अलग थे। उनकी एक अपनी पार्टी थी, वो अलग चुनाव लड़ते थे। बॉम्बे नॉर्थ से वो चुनाव लड़े, पहला चुनाव वो हार गए। कांग्रेस से उनके जरूर मतभेद रहे, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि उनको संविधान सभा में कांग्रेस ले आई और उसकी खैर एक लंबा इतिहास है। दूसरी तरफ जो आज की डेट में रूलिंग पार्टी है भाजपा, उससे भी उनका वैचारिक मतभेद, जो बेसिक आइडियोलॉजी है आरएसएस, हिंदू महासभा और बाद में वो भाजपा बनी आकर के, वो भी कभी अंबेडकरवादी नहीं रही। लेकिन आज की डेट में ऐसा लगता है कि जो कि दलित वोटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है चुनाव में कि वो किसी भी पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को वो नहीं छोड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते जो लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, वो हम सब लोगों को समझ में आता है वो सारी वोट की लड़ाई है। सबको वोट चाहिए, इसलिए ही सब लोग अम्बेडकर 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 कर रहे हैं। वो जैसा अमित शाह साहब ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा कि वो इस वजह से है क्योंकि वो वोट की लड़ाई है। लेकिन सर, मैं जो अभी आपसे आज समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी कौन ज्यादा हितैषी दिखता है बाबा साहब के, या किसने पिछले 75 सालों में ज्यादा काम किया है दलितों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के? इस पूरे उसमें आप किसको देख रहे हैं कि कौन ज्यादा करीब है बाबा साहब की आइडियोलॉजी और दलितों की भलाई के लिए? जहां तक मेरी राय है, मेरे ख्याल से ना कांग्रेस बाबा साहब के नजदीक है और ना ही भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नजदीक है। कांग्रेस की विचारधारा में ऐसे बहुत से तत्व हैं जो बाबा साहब को पसंद आ सकते थे। आज की कांग्रेस की बात कह रहा हूं मैं जवाहरलाल नेहरू के जमाने की कांग्रेस या 50 के दशक की कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूं जब बाबा साहब जीवित थे। आज की कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो बाबा साहब को पसंद आ सकते थे, लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी में, ना कल के जनसंघ में, ना परसों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऐसे कोई तत्व कभी भी नहीं थे जो बाबा साहब को पसंद आ सकते थे। भाई देखिए, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा तो हिंदू राष्ट्रवाद है, और बाबा साहब बिना किसी संकोच के, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड, है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हीले हवाले के हिंदू राष्ट्रवाद के सख्ती के साथ खिलाफ थे। और ये उन्होंने अपनी रचनाओं में बिल्कुल साफ साफ कहा है। अब दिक्कत क्या है कि बाबा साहब है नहीं और दलित आंदोलन सारे देश में बिखरा हुआ है। यहां तक कि अंबेडकरवादी भी बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। 80 के दशक में बहुत ही दांव पेचों का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र में जो दलित पैंथर्स थे, जो अंबेडकरवादी विचारधारा के सबसे रेडिकल नुमाइंदे माने जाते थे, उन्होंने मार्क्सवाद और बाबा साहब को और बाबा साहब के विचारों को जोड़ के एक उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर खड़ा किया था। काफी जुझारू थे और वो सड़कों पर निकलते थे और उसमें कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहते थे, दलित पैंथर। उसमें कवि भी होते थे और दूसरे तरह के तत्व भी थे उसके अंदर। उन दलित पैंथरों के एक हिस्से को महाराष्ट्र में संघी विचारधारा के लोगों ने अपने मंच पे खींच लिया, क्योंकि वो उनमें बहुत सारी निराशा थी। वो चुनाव की राजनीति में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, दलित पैंथर का आंदोलन भी गिरावट की तरफ था। वहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई कि उन्होंने दलितों को और खासतौर से कुछ खास तरह के दलित नेताओं को अपनी ओर जीतना शुरू किया। रामदास आठवले कौन है? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इंडियन पीपुल्स फ्रंट का एक्टिविस्ट था तो मैं मुंबई जाकर रामदास आठवले से मिला था। उस वक्त वो एक किसी कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। वो बहुत ही जुझारू मिलिटेंट किस्म के छात्र नेता होते थे, जिनका अंबेडकरवाद और दलित पैंथरों से बहुत अच्छा ताल्लुक था, रामदास आठवले का। उस वक्त रामदास आठवले ने हमसे जो बातें की थी, वो बातें भी मुझे आज तक याद है। उन दोनों दत्ता सामंत ट्रेड यूनियन मूवमेंट के ऊपर छाए हुए थे। हम लोग दत्ता सामंत से भी मिले जाते वहां पर। तो और तब कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था कि रामदास आठवले ऐसा व्यक्ति जो है वो एनडीए में शामिल होगा और फिर इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहेगा। और आज वो किसी भी आरएसएस के समर्थक से ज्यादा बड़े समर्थक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के, नरेंद्र मोदी के, सबके समर्थक हैं। ये इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि दलित आंदोलन के
दलित आंदोलन के नेतृत्व के एक अम्बेडकरवादी हिस्से को भारतीय जनता पार्टी वालों ने धीरे धीरे 80 के, 90 के और पिछले 20 साल, नई सदी के पिछले 20 सालों में पटा के अपनी ओर खींचा है। एक जमाने में कांग्रेस यही काम करती थी। कांग्रेस रिपब्लिकन पार्टी के विभिन्न धड़ों को अपने साथ मिला लेती थी। महाराष्ट्र में मिला लिया था उन्होंने। अच्छा, अब इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या है? इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या है कि अंबेडकर का समर्थक कौन है और अंबेडकर का विरोधी कौन है, ये चीज धीरे धीरे करके घुल मिल गई आपस में। और जो दलित समुदाय के वोट मिलने का सवाल है वो इसके आधार पर तय नहीं होने लगा। ये इसके आधार पर नहीं तय होता है कि कौन दलित समुदाय, कौन अंबेडकर के पक्ष में है, कौन विरोध में है। लेकिन जो मौजूदा अभी विवाद हुआ है, इससे एक बात निकल के आई, एक कसौटी बनी है, जिससे मैं थोड़ी जटिल बात कह रहा हूं, एक कसौटी बनी है कि आप अंबेडकर के कितने समर्थक हैं, इसके आधार पर तो अभी तक नहीं तय होता है कि आपको कितने दलित वोट मिलेंगे। दलित वोट मिलने की तो और कई उसकी कसौटियां हैं। लेकिन अब इस घटना से यह तय होगा कि अंबेडकर का विरोधी कौन है। क्या किसी को अंबेडकर का विरोधी ठहराकर दलित वोट उससे छीने जा सकते हैं? भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को ऐतिहासिक रूप से अंबेडकर का विरोधी ठहराए। कांग्रेस तो विपक्ष की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए कि ये लोग अंबेडकर के विरोधी हैं और अमित शाह ने संसद में अंबेडकर का अपमान किया। और पुराना इतिहास भी निकाल के वो लोग ला सकते हैं, हालांकि अभी तक हम लोग ज्यादा निकाल रहे हैं, वो लोग नहीं निकाल के ला रहे हैं इतिहास के पक्ष कि भाई कब राष्ट्रीय शमशेर की शव यात्रा निकाली थी, कब कांशीराम को सीआईए का एजेंट करार दिया था। ऐसे बहुत, रोहित, अभी तक विपक्ष के नेताओं के मुंह से रोहित वेमुला का नाम नहीं निकला है, जो नरेंद्र मोदी के जमाने में जिसने आत्महत्या की थी और जिसके ऊपर स्मृति ईरानी को संसद में छाती ठोक ठोक के अपना बयान देना पड़ा था। और जो गुजरात में जिस तरह से दलितों को बांध के उनको पीटा गया, उनको पेड़ से बांध के मारा गया, उनके तलवों के ऊपर लाठियां मारी गई, उसी भीमा कोरेगांव की घटना के जरिए किस तरह तमाम अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं का दमन किया गया पूरे देश में, ये सब बातें अभी तक विपक्षी नेताओं ने नहीं कही हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं कही, उन्हें क्या डर है इस बात का। लेकिन अब प्रतियोगिता इस बात की है कि अंबेडकर का कौन ज्यादा बड़ा विरोधी है। एक अपने विरोधी के ऊपर ये इल्जाम लगाने की कोशिश है कि अंबेडकर का विरोधी कौन है। उसके पीछे लोगों को उम्मीद ये है कि इससे हम उनको दलित वोट नहीं मिलने देंगे, और उनको दलित वोट नहीं मिलेंगे तो दलित वोट हमें मिल जाएंगे। ये प्रतियोगिता सारे देश के अंदर हो रही है। इसमें मैं समझता हूं कि विपक्ष के पास एक बहुत अच्छा मौका है। 80 के दशक से जो दलित वोटों को अपनी ओर खींचने का एक नियोजित प्रयास संघ द्वारा किया जा रहा है, विपक्ष इस मौके पर उस प्रयास को पलट सकता है, बशर्ते वो थोड़ी हिम्मत दिखाए, थोड़ा साहस दिखाए। जितना अंबेडकर का भयानक और उग्र विरोध संघ के कार्यकर्ताओं ने और संघ ने व्यवस्थित रूप से, लिखित रूप से किया है, इन सबके लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, घटनाएं हैं, उन सब का प्रचार करना चाहिए इन्हें, दलित बस्तियों में जाना चाहिए। इतना दिल्ली में हंगामा होना था, हो चुका, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, संसद के अंदर बहस हो चुकी। अब जब अगला संसद का अधिवेशन होगा तब तक ये मुद्दा पुराना पड़ जाएगा। अगर इस मुद्दे को विपक्षी कार्यकर्ताओं ने जीवित नहीं रखा तो इस मुद्दे को जीवित रखने का तरीका यह है कि वे लोग दलित बस्तियों में जाएं, भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलेंगे, किस तरह मुख्य तौर पर ये ब्राह्मण बनिया पार्टी है, इसका दलितों से कोई संबंध नहीं है, ये केवल दलितों में भ्रम फैलाकर उनसे उनके वोट लेना चाहती है। तो ये काम क्या विपक्ष ये काम कर पाएगा? मेरा प्रश्न ये है भाई। आज सर एक्चुअली होना था, हो चुका। मैं सर एक चीज और समझना चाह रहा था कि जैसे जो आप ये कह रहे हैं ना कि ग्राउंड पे जाएं लोग और बताएं ग्रास रूट लेवल पे लोगों को, राहुल गांधी वो पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं और वो संविधान सम्मेलन करते हैं, वो चाहे हाथरस जाना हो, वो कुछ उनका जो प्रो दलित दिखते हैं उसका राहुल गांधी, एक मिनट ज्ञानेश जी, राहुल गांधी की जो राजनीति है मैं उससे सहमत हूं, वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन वो खास तौर से दलित मुद्दे की तरफ उन्मुख नहीं है। वो ओबीसी और दलित को मिला के देख रहे हैं जी। जब वो संविधान का सवाल उठाते हैं तो दरअसल उसमें ओबीसी, दलित और आदिवासी तीनों आ जाते हैं। इसी तरीके से आप अखिलेश को भी देखिए। अखिलेश जब पीडीए कहते हैं तो उसके अंदर पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब आता है।
यहां जी पर अंबेडकर के सवाल पर पिछड़ा वर्ग नहीं गोलबंद होगा, जी अंबेडकर के सवाल पर आदिवासी वर्ग गोलबंद नहीं होगा। अंबेडकर का सवाल खास तौर से दलितों को, और दलितों का भी जो वो हिस्सा है जो अंबेडकर के नाम पे वाल्मीकि गोलबंद नहीं होंगे। वाल्मीकि बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। जो कसाई समाज है, जो सोनकर वगैरह लिखते हैं अपने नाम के साथ में, वो जी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ काफी झुक, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए पुस्तकें निकाली हैं। जी हाँ, हिंदुत्व, दलित हिंदू समाज करके सोनकरों के बारे में, अलग अलग बिरादरियों के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पुस्तकें प्रकाश, मैंने खुद पुस्तकें पढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, पुस्तकें निकाली हैं, अभी से नहीं, पिछले 20 वर्ष से वो उन पुस्तकों का उन समाजों में वितरण कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप हिंदू दलित हैं, आप हिंदू सोनकर हैं, धानोक हैं, ये सब जो बिरादरियां हैं, दलित बिरादरियां हैं, ये हिंदू हैं, ये कह के उनकी जाति के इतिहास छोटे छोटे संक्षेप में समझ में आने लायक भाषा में लिख के उनके बीच में वितरित किए गए हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश का जाटव समाज है उससे दूसरे दलित समाजों को अलग किया है और एक नारा लगाया है, आप समझने की कोशिश कीजिए, नारा लगाया है कि 3 जात के खिलाफ सब जात, 3 जात में यादव है, जाटव है और मुसलमान है। तो जाटवों को, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दलित समाज है, सबसे बड़ा अंबेडकरवादी दलित समाज है, उसको दूसरी बिरादरियों से काट दिया है उसको पूरी तरीके से भाजपा ने। कम से कम भाजपा की कोशिश की है और कई बार भाजपा इस कोशिश में कामयाब होते हुए दिखी है। अब ये मौका आ गया है इस कोशिश को नाकाम किया जाए। जी, मैं सर वो पूछ रहा था कि लोकसभा चुनाव में ये जो दलित कंसोलिडेशन था वो काफी हद तक राहुल गांधी कर ले गए थे और वो उसका लाभ भी मिला उन्हें, यूपी में भी और भी स्टेट्स में। लेकिन अचानक से दलित कंसोलिडेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो दरअसल जाटव कंसोलिडेशन है जी, जो जिसको आप दलित कंसोलिडेशन कह रहे हैं। क्या आप गारंटी या कोई गारंटी से कह सकता है कि गैर जाटव दलित बिरादरियों ने लोकसभा में बीजेपी को वोट नहीं दिया? ठीक है, मतलब मेरा सर सवाल ये था कि वो ये जो राहुल गांधी ने काम शुरू किया था वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में छूट कैसे गया अचानक से, क्योंकि सारा दलित वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ इन दोनों स्टेट्स में। वो इसलिए छूट गया कि उन्होंने खास तौर से, देखिए, केवल संविधान की किताब दिखाने से नहीं काम चलेगा जी। हरियाणा में उसका कारण कुछ और था। हरियाणा में उसका कारण ये था कि आपने जाटों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया, सारे अंडे अपनी जाटों की टोकरी में रख दिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टोकरी में रख दिए, दूसरी बिरादरियों को छोड़ दिया, उनके नेताओं को खड़ा नहीं किया, अपने साथ नहीं लाए। जैसे जैसे चुनाव छोटा होता है आपको स्थानीय स्तर पर नेताओं को खड़ा करना जरूरी हो जाता है। अब नगर पालिका के चुनाव लड़ेंगे, आपको और ज्यादा नेताओं को खड़ा करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा चुनाव में मतदाता अलग तरीके से सोचता है। अब इसी तरह महाराष्ट्र में भी देखिए, ओबीसी समाज को गोलबंद करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। दलित जातियों ने ओबीसी समाज को गोलबंद, कांग्रेस ने, एनसीपी ने, इन सब लोगों ने ओबीसी समाज को गोलबंद करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही माधव के फार्मूले पे काम कर रही है, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नई इंडिया में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो उसने फोकस उसका वहीं था कि हम इसको गोलबंद करेंगे तो मराठाओं के मुकाबले इनको खड़ा कर देंगे और मराठा वोटों का प्रभाव इन वोटों से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के कई, जितना चुनाव छोटा होता है आपको रणनीति उसके हिसाब से बदलनी पड़ती है। केवल नैरेटिव के आधार पर आप लोकसभा में वोट ज्यादा ले सकते हैं। छोटे चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है। वो माइक्रो मैनेजमेंट करने में भाजपा ज्यादा कामयाब रही, वो नहीं कामयाब रही, ये मेरा कहना है। जी सर, कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ परसेप्शन, और यहाँ तो परसेप्शन की जंग चल रही है, वॉर हो रही है, और वो इन एक्चुअल सेंस लोकसभा में लड़ाई हुई, मतलब जंग हुई फिजिकली, और 2 लोग, भाजपा के 2 सांसद तो आईसीयू में भर्ती हो गए। ये सर अभी आपकी नजरों में जो ये परसेप्शन की जंग है वो कौन जीतता वो दिख रहा है, राहुल गांधी या मोदी अमित शाह की जोड़ी या भाजपा कांग्रेस? अभी इसमें गतिरोध है, अभी इसके अंदर गतिरोध है। अभी जो है, जो
बच्चे नहीं खेलते हैं उसमें ढेकली के ऊपर एक बच्चा इधर बैठता है, कि अच्छा बच्चा इधर बैठता है, जो भारी होता है वो नीचे झुका लेता है। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। सीसॉ। मेरा कहना है कि हाँ, इस वक्त गतिरोध है, रस्सा कशी में, कोई अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, लेकिन ये मौका है विपक्ष के पास जो पहले उपलब्ध नहीं था। अमित शाह ने अपनी गलती से, अपनी चूक से, जबान पे काबू नहीं था उनको, या स्पीच गलत, जिसने स्पीच उनकी लिखी थी उसने कुछ गलत फिक्रेबाजी उसमें कर दी थी, जो उन्होंने कह दी वहां पे सोच के हम बड़ा तीर मार रहे हैं, और फंस गए उस चक्कर में। अब फंस जाने के बाद में उससे निकलने की कोशिश हो रही है, और वो कांग्रेस के इतिहास को बता के उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने कब कब अंबेडकर के साथ नाइंसाफी की, यही तो कह रहे हैं जी। लेकिन अब कांग्रेस ने तो अंबेडकर के साथ नाइंसाफी भी की, कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ इंसाफी भी की थी, इंसाफ भी किया उसको। जैसे आपने बताया कि संविधान सभा में भी चुनवा खिलाए, देश का कानून मंत्री भी कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया उनको। भारतीय जनता पार्टी ने तो अंबेडकर के साथ सिर्फ नाइंसाफी ही की है। अभी 80 के दशक के बाद उनकी तस्वीरें लगाने के अलावा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने तो अंबेडकर को काफी कुछ दिया था। आजाद भारत की सरकार का पहला कानून मंत्री बनाया अंबेडकर को, संविधान सभा में उनको ले गए, वरना अंबेडकर को संविधान लिखने का श्रेय नहीं मिल पाता। भाई अंबेडकर अगर संविधान सभा में नहीं होते तो क्या संविधान नहीं लिखा जाता? मैं पूछ रहा हूँ। लिखा जाता, संविधान तो फिर भी लिखा जाता। अंबेडकर तो उस प्रक्रिया से दूर रहते। भाई अंबेडकर को अंबेडकर ने उस मौके का सदुपयोग किया, बहुत अच्छा काम किया, हम सब लोग उनकी ऋणी हैं अंबेडकर के। लेकिन वो संविधान सभा में अगर वो नहीं ले जाते तो अंबेडकर को श्रेय नहीं मिल पाता। अगर भारत के वो पहले कानून मंत्री नहीं बनते तो हिंदू कोड बिल को लाने का श्रेय अंबेडकर को नहीं मिल पाता। तो अंबेडकर के राजनीतिक जीवन के जो सबसे चमकदार क्षण थे वो कांग्रेस की देन थे जी। गांधी और नेहरू की मिलीजुली के बीच में जो सलाह मशविरा हुआ था वो उसकी देन थे। अंबेडकर के जीवन में चमकदार क्षण थे। भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर के पक्ष में क्या योगदान किया है बताइए आप? जब दूसरा बड़ा अंबेडकरवादी नेता खड़ा हुआ कांशीराम, भाई अंबेडकर की मौत के बाद सबसे बड़ा नेता अगर कोई खड़ा हुआ तो 80 के दशक में कांशीराम खड़े हुए। 80 के दशक में उन्होंने यात्राएं करके DS4 और बाम सेफ बनाया उन्होंने, और बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने नींव रखी। 1985 से पहले ही बहुजन समाज पार्टी बन चुकी थी, मैंने तो उसकी ऊपर पुस्तक भी लिखी है। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले कांशीराम को CIA का एजेंट कहते थे जी। रिकॉर्ड पे है ये, रिकॉर्ड उनके सरसंघचालक ने वक्तव्य दिया था, ये रिकॉर्ड पे है। ये लोग क्यों नहीं कहते इस बात को? इन बातों को निकाल के क्यों नहीं लाते ये लोग? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, यही मौका है जब आप दलितों में भारतीय जनता संघ ने अभी तक जो कुछ किया है उस किए धरे पर पानी फेर सकते हैं। और न केवल उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा चुनाव में इसका इन्हें फायदा होगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी इनको फायदा होगा। अभी तुरंत दिल्ली के चुनाव में फायदा हो जाएगा आम आदमी पार्टी को इसका, और फिर बिहार चुनाव में फायदा होगा, सब जगह फायदा होगा, बशर्ते ये लोग 6 महीने तक, केवल मैं तो कह रहा हूं केवल 6 महीने तक मेहनत कर लें। जी नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार जी शांत हैं इस मुद्दे पर। खैर वो भी अभी कुछ पक रहा है, वहां पे अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन परसेप्शन के खेल में भले ही सीसॉ में लोग ऊपर नीचे झूल रहे हों, लेकिन एक मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई तो राहुल गांधी ने छेड़ ही दी है। देखते हैं कि वो पॉलिटिक्स आगे किस दिशा में जाती है। एक सर और मुद्दा था, पिछले हफ्ते ही हुआ, जब सरसंघ चालक जी ने एक बार फिर से कुछ भाजपा की जो लाइन है उससे अलग बात कह दी कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजिए, अयोध्या हो गया। अब उसके बाद हर आदमी एक हिंदू नेता बनने के चक्कर में ये शुरू कर रहा है। लेकिन उनके बयान के बावजूद भी वो कोशिशें और तेज हो गई हैं। बदायूं से लेकर के संभल तक वो खुदाई जारी है, मस्जिदों की नहीं तो कुएं की खुदाई चल रही है। ये सब विरोधाभास क्यों है, या ये मिली बार है? विशुद्ध पाखंड है। देखिए विशुद्ध पाखंड है। वो ये कहते हैं कि अगर मंदिर के शिखर पर कौवा बैठ जाएगा तो क्या गरुड़ हो जाएगा? ये उन्होंने डायलॉग ये बोला है अपने भाषण में कि मंदिर के शिखर पर अगर कौवा बैठ जाएगा तो क्या वो गरुड़ हो जाएगा? सवाल ये, मंदिर के शिखर पर कौवा किसने बैठाया? संभल में कौवा, संभल के ऊपर कौओं का आक्रमण क्यों हो रहा है अभी? संभल में जो लोग संभल में तीर्थ खोज पहले तो हरिहर मंदिर खोजा गया मस्जिद के नीचे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर एक कुएं के अंदर से मूर्तियां निकाली गई कुएं में से। फिर उसके बाद 40 साल पुराने मंदिर को खोल के उसको संभलेश्वर महादेव का मंदिर घोषित कर दिया गया और वहां भजन कीर्तन शुरू हो गया। उसके बाद में एक बावड़ी खोद के वहां तीर्थ खोजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संभल में 61 तीर्थ हैं।
संभल की जनता परेशान होगी कि भाई पूरे संभल को ये खोद डालेंगे 61 तीर्थ खोजने के चक्कर में। और नगरपालिका भी इस काम में उत्साह से जुट गई। नगरपालिका का काम ये है नहीं तीर्थों को खोजना, नगरपालिका ईएसआई का भी लग लोगों गई। को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है, लेकिन वो इसको तीर्थ जुट गई है। और इसके ऊपर इनका क्या कहना है? हमारे आदरणीय मोहन भागवत हैं, उनका इस संभल के सवाल पे क्या कहना है? इसको बताएं ना। वो अगर चाहें एक बार संभल में जो हो रहा है उसके खिलाफ वक्तव्य दे दें तो वहां पे ये गतिविधियां थोड़ी थम सकती हैं, लेकिन संभल में जो हो रहा है उससे उनको फायदा है। फायदा ये है कि उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदूकरण हो रहा है उससे, मतलब कम से कम उनकी योजना ये है, तो उसको कभी नहीं रोकेंगे। इस तरह के डायलॉग बोलते रहेंगे कि मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा हुआ है तो क्या वो गरुड़ हो जाएगा? सवाल ये है कि कौओं को शिखर पर बैठने की इजाजत किसने दी? कौन लाया कौओं को शिखर पर बैठाया? अब वो सब लोग कौवा नहीं मानते हैं अपने आप को, वो गरुड़ नहीं मानते हैं, इसलिए सब लोग वही करेंगे जो आप करने से उन्हें रोक रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि कैसे जितनी भी हिंदुत्ववादी राजनीति होती है उसको संघ द्वारा अनुशासित किया जाए अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए। सबका फायदा कैसे भाजपा की तरफ ले जाया जाए। जिस जमाने में कांग्रेस की और गैर भाजपा शक्तियों की हुकूमतें थी, उस वक्त आप एक अराजकतापूर्ण और हिंसक आंदोलन जिसका नाम राम जन्मभूमि आंदोलन है, तो आपने आज देश में चलाया, वर्षों तक चलाया। कभी शिला यात्राएं निकल रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब सवाल ये है कि उस तरह का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। ये राष्ट्रीय संघ ने स्पष्ट कह दिया कि हमें और ऐसे किसी आंदोलन को चलाने में दिलचस्पी नहीं है। इसलिए दिलचस्पी नहीं है, आप आंदोलन चलाएंगे तो आपकी ही सरकारों के ऊपर तोहमत लगेगी। भाई कार सेवक अगर इधर उधर झपट नए कार सेवकों की पीढ़ी आपसे अनुशासित नहीं है, वो संघ की शाखा में जाते नहीं है। ये स्थिति है, तो उनको कैसे अनुशासित किया जाए, इसके लिए ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं। विशुद्ध पाखंड है। इसके अलावा अगर पाखंड नहीं है तो सबसे पहले संभल पे रोक लगा देनी चाहिए। जी बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल मैं कर लूं जरा बांग्लादेश को लेकर के, कि कल खबर आई कि शेख हसीना जी चूंकि भारत में हैं, अभी वो शरणार्थी हैं या नहीं है, एक उसका भी कुछ क्लियर स्टेटस नहीं मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन अब वहां से आधिकारिक रूप से इनको मांगा जा रहा है कि आप रिपोर्ट करिए, हम इनके ऊपर मुकदमा यहाँ चलाना चाहते हैं। इसमें सर क्या कितना फंसा हुआ है भारत की? उनको क्यों रखें हम लोग और क्यों ना वापस कर दें? मेरे ख्याल से तो उनको रखना नहीं चाहिए था अभी तक उन्हें यहाँ पे। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि शुरू में उनको शरण दी, उसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उनके सामने कहना चाहिए था कि आपकी डेडलाइन शरण की ये है जी, आप इतने दिनों तक हमारे यहाँ रह सकती हैं, इसके बाद आप दुनिया में देख लीजिए कि आपको कहां जाना है। हम आपको अनंत काल तक यहाँ पे नहीं रख सकते। भाई शेख हसीना की छवि एक लोकतांत्रिक नेता की नहीं है। शेख हसीना की छवि एक निरंकुश और तानाशाह और विपक्ष का हिंसक दमन करने वाले व्यक्ति की है, नेता की है। शेख हसीना की छवि एक तरह से बांग्लादेश की निगाह में युद्ध अपराधी की भी है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ट्रिब्यूनल बैठेगा तो उसमें भी वो युद्ध अपराधी ही ठहराई जाएंगी। जिस तरह उन्होंने विपक्ष का दमन किया, 10 हजारों कार्यकर्ता उनके जमाने में गायब हो गए। उन्होंने एक खास तरह की जेल बनाई, इसमें लोगों के नाखून उखाड़े जाते थे, पिटाइयां होती थी। ये सब उन्होंने किया है शेख हसीना ने। एक ऐसे तानाशाह को भारत अपने यहाँ केवल उस इतिहास के नाम पर रखे हुए शरण में कि किसी जमाने में भारत ने बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान तो बांग्लादेश बनाया था और शेख मुजीबुर रहमान से भारत के अच्छे संबंध थे। उस इतिहास की बड़ी समस्याएं हैं, हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर, वो वहां अभी समय नहीं है। लेकिन इसमें भारत इस चक्कर में फंस जाएगा। भाई जब उसका प्रत्यार्पण ये नहीं करेंगे तो उससे बांग्लादेश से लगातार संबंध आपके खराब बने रहेंगे। तो आपकी विदेश नीति, बांग्लादेश पूरे दक्षिण एशिया जो है, पूरा साउथ एशिया है, उसमें आपकी विदेश नीति जो है उसको विदेश नीति कोई असर नहीं रह जाएगा उसका। पाकिस्तान से आपके संबंध अच्छे हैं नहीं, बांग्लादेश से आपके संबंध अच्छे हैं नहीं, श्रीलंका से भी उनके कोई खास अच्छे संबंध नहीं है। तो यही तो साउथ एशिया के प्रमुख देश हैं। बर्मा से भी आपके संबंध अच्छे नहीं है। और दक्षिण एशिया के देश हैं कौन से? और जो पूरा कंसेप्ट है साउथ एशिया का, वो कंसेप्ट तो यही है ना। इसमें भूटान को छोड़कर कोई भी दरअसल आपके साथ नहीं है। हाँ, तो नेपाल मुझे संबंध नहीं है। नेपाल भी चीन के प्रभाव में है। नेपाल भी चीन के प्रभाव में, हाँ, पूरी तरीके से। तो ये तो इनकी स्थिति है। और उन्होंने जिस तरह से शेख हसीना को रखा हुआ है, वो किसी भी तरीके से, मेरे ख्याल है किसी भी दृष्टि से आप उसको देखिए,
वो भारत के लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। जितनी शरण उन्होंने जी भारत ने उनको दे दी है उतना पर्याप्त है। अब तो उनको उन्होंने प्रत्यार्पण की आधिकारिक रूप से मांग कर दी है। भारत सरकार हाँ ने भी मान लिया है कि इनका भाई खता चिट्ठी आ गई है, इसमें प्रत्यार्पण के लिए लिखा हो गया है। भाई उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया है वहां पर शेख हसीना को, हाँ तो वो तो कहेंगे ही भाई हम लाओ यहाँ पे हम मुकदमा चलाएंगे उनके ऊपर। तो इस वक्त उन्हें कहना चाहिए कि भाई देखिए अब आप तैयारी कर लीजिए जाने की, अभी अभी भी डेडलाइन दे सकते हैं हाँ कि आप 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में अपना बंदोबस्त कर लीजिए, और बंदोबस्त करवाने में मदद भी कर देनी चाहिए उनकी। भाई अफ्रीका के तमाम देशों में जहां नागरिकता किराए पे, नागरिकता पैसों से मिलती है, बिकती है, ऐसे कई देश हैं जहां आप पैसे दें तो नागरिकता खरीद सकते हैं। वो नागरिकता इनको खरीद के दे देनी चाहिए। और पैसों की कमी नहीं है शेख हसीना के पास, उनका बेटा जो अमेरिका में रहता है उसके पास अकूत धन है, और उनके ऊपर जो मुकदमा चलने वाला है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की रिश्वत के ही मुकदमा चलने वाला है। जी अखबारों में रकम भी आ गई है पूरी की पूरी। जी। तो मुझे तो सर लगता है कि वो एक बेचारे की तरह से इस्तेमाल की जाएंगी। शायद अडानी का कुछ लेन देन हो कि भाई अडानी का ये ठीक कर दिए तो हम इनको वापस कर देते हैं, ये भी इस हो पे भी सकता है, नजर हमारे। ये भी हो हाँ सकता है। तो भारत अपनी सीमाओं से उनका प्रत्यार्पण बांग्लादेश में नहीं करेगा, क्योंकि जी भारत ने अगर ये कर दिया ना तो उससे भारत, वो भी भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जी बल्कि आखिरकार शेख हसीना तानाशाह होने के साथ साथ में एक भारत मित्र की भूमिका भी उनकी रही है पारिवारिक रूप से। तो भारत उनको उनको वहां भेजने की बजाय वो किसी और देश में भारत भेज देगा और कह देगा कि भाई वो तो चली गई हमारे यहाँ से छोड़ के, वहां पे अब आप उनसे कहिए प्रत्यार्पण करने के लिए। जी जी जी। शेख हसीना तो सर भारत के गले में, विदेश नीति के गले में लटका हुआ पत्थर है। इस पत्थर को तौक को उतारना पड़ेगा। जी जी। तो सर आज के लिए इतना ही, और दर्शकों का धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।